जय हिंद साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल और मद्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 9 चर्चा कर रहे हैं, जिसका यह भाग 2 वीडियो है। भाग 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसको में 1 से लेकर के 50 तक प्रश्न को कवर किया गया है, और भाग 2 वीडियो में 51 से लेकर के 100 तक प्रश्न को कवर किया जाएगा। तो भाग 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको पहले भी जाकर के देख लिए, तब आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। अभी फिलहाल इसमें भाग 2 वीडियो पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं, जिसको मैं 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न को कवर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाएगा। तो आज के लिए पहला प्रश्न हो जाएगा 48 नंबर से। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? देखिए साथियों, एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है आपको 0 होता है। लेकिन अगर यही आपको इसके पहले वाला सेट में हमने बताए थे कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर के पूछेगा तो प्रतिरोध अनंत हो जाएगा, और अमीटर के पूछेगा तो प्रतिरोध 0 हो जाता है। सही ऑप्शन आपको एक ऑप्शन सही जवाब है 48 नंबर प्रश्न के लिए। अब इसको कुछ अलग भाषा में हम लोग समझते हैं, तो आपको एडिशनल चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले धारा का इंडिकेट आई से किया जाता है। इसका सूत्र आप लोग याद रखिएगा, आई बराबर जो होता है सूत्र होता है V/R, इसका सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है, खाने का सोडा है यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपको होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका सूत्र में आपको याद रखिएगा, तो NaCO3 इसका सूत्र बनता है। सोडियम कार्बोनेट, आपको सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन ए में है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो यह धोने वाला सोडा है, सोडियम कार्बोनेट है, यह धोने वाला है, इसको वाशिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, या शक्तिशाली क्षार के रूप में भी कभी कभी प्रश्न देगा, शक्तिशाली क्षार कौन इनमें से कौन है? तो आपको सोडियम कार्बोनेट को याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर सी में है, इसको में देखिएगा कि इसका जो सूत्र होता है CaCO3 होता है। इसमें चूना पत्थर संगमरमर और जो होता है चौक से यह प्राप्त होता है। और यह जो होगा आपको यह जो होगा आपको एक यौगिक होगा। पोटेशियम कार्बोनेट डी ऑप्शन में है, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 इसका सूत्र होता है। इसे जो है आपको पल्स एस भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखिएगा। इसका उपयोग है बेकिंग सोडा को और साबुन को बनाने में किया जाता है, बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 50 नंबर प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न में विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? देखिए, इसके पहले वाला सेट हमने कराए थे, उसको में भी इस प्रकार के प्रश्न था, उसको में हम आप लोग डिटेल से बताए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको में भी मैं बता देता हूँ। इसका आपको सही जवाब विटामिन ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि टोकोफेरॉल है, ध्यान रखिए, टोकोफेरॉल है, इसका आपको विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा। सभी को मैं बताऊँगा, इसको आपको याद रखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखिए, उसके बाद में ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में रेटिनॉल है, रेटिनॉल विटामिन ए को, ध्यान रखिएगा, विटामिन ए को रेटिनॉल रासायनिक नाम हो जाएगा। और उसके बाद में कैल्सीफिरोल है, यह आपको डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, विटामिन डी का हो जाएगा। और यह ध्यान रखिएगा। अब इसको याद करने का तरीका मैं कैसे बताऊं? इसको याद करने का तरीका में आप देखिएगा, और डी ऑप्शन में जो है ना फाइब्रोक्लिलिन, यह आपको के जो है आपको K1 के हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको याद करने का देखिए, कैल्सीफिरोल है, कैल्सीफिरोल यह जो है कैल्सीफिरोल है, यह प्रतिरोधक कार्य और कैल्शियम है उसका वृद्धि के लिए काम करता है। तो यह आपको कैल्शियम से ध्यान रखिएगा, विटामिन डी में कैल्शियम कहीं मुख्य भूमिका होता है, तो कैल्सीफिरोल आपको पहला नाम से याद हो जाना चाहिए। रेटिनॉल से याद रखिएगा, यह विटामिन ए में होता है, विटामिन ए के लिए है, तो विटामिन ए आँख के लिए ज़रूरी है, और आँख में ही होता है रेटिना, तो रेटिना से रेटिनॉल याद रखिए, तब आपको यह कन्फर्म याद रहेगा। 51 नंबर प्रश्न है, फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के ध्रुव 2.5F की दूरी पर एक सुई रखी गई है, सुई की रैखिक आवर्धन ज्ञात करें। आवर्धन क्षमता बराबर सूत्र होता है, आपको इसके लिए मैं बता दूं कि M बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, इसको आप लिखिएगा, M बराबर होता है, आवर्धन क्षमता को M में इंगित किया जाता है, -V/U होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको आपको निकालने में आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसको निकालने के लिए इसका फोकस का फार्मूला आपको यूज होगा, O1/F बराबर O1/U प्लस O1/V। इसके माध्यम से आपको ए को निकालना होगा, आपको भी को मान निकालने के लिए, तो इस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। 52 नंबर प्रश्न है, तपेदिक की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तपेदिक की जांच के लिए जो है आपको ध्यान रखिए, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा,
मैनटॉक्स टेस्ट किया जाता है, जो ट्यूबर क्लीन स्किन टेस्ट होता है, या चमड़ी को काट करके उसको टेस्ट किया जाता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा 52 नंबर के लिए। उसके बाद में आपको और कई सारे टेस्ट जैसे में विडाल टेस्ट दिया गया है, तो ध्यान रखें विडाल टेस्ट है यह टाइफाइड बुखार या आंत में ज्वर रहता है उसको यह पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। इसको में जो है इसका जो बैक्टीरिया होता है, यह बैक्टीरिया हो जाता है साल्मोनेला टाइफी के माध्यम से होता है। फिर उसके बाद में याद रखिएगा एलिसा टेस्ट है। एलिसा टेस्ट जो है आपको यह रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों को खोजने यानी जानने के लिए इसको किया जाता है। HIV में भी इसका टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है तपेदिक, ध्यान रखिएगा जो ये आपको तपेदिक है, इसको तपेदिक के भी नाम से जाना जाता है, और इसको में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक रोगवाहक के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा। 53 नंबर प्रश्न साथियों, मल्टोज शर्करा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो इससे आपको जो प्राप्त होता है केवल ग्लूकोज की प्राप्ति होता है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, केवल ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको 54 नंबर प्रश्न है। 54 नंबर में है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह आपको पावापुरी में हुई थी। आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इस 54 नंबर प्रश्न के लिए, डी ऑप्शन सही जवाब। और महावीर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जान लीजिए। जैसे में आपको महावीर का जो मृत्यु है 468 ईस्वी पूर्व से लेकर के 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पावापुरी राजगीर के क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ आपको हुआ था। उसके बाद में इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म हो जाए तो कुंडलग्राम में, पी ऑप्शन में जो दिया है कुंडलग्राम, इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। सारनाथ जो है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, सबसे ज़्यादा उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध जी द्वारा। आगे का प्रश्न 55 नंबर है। 55 नंबर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। साथियों यह 123 अनुच्छेद है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है, तो आपको इसके लिए डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट बताऊं तो उसको आपको नोट करिएगा, जैसे में अध्यादेश जारी करने का जो है 123 में राष्ट्रपति के पास में अधिकार होता है, और 213 में केवल अंक को पलट दीजिएगा, यानी कि 2 को आगे कर दीजिएगा। 213 में राज्यपाल के पास में ये अधिकार होता है, ठीक है। और अध्यादेश जो होता है तैयार किया जाता है मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, ये आपको भी ध्यान रखना है। उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में ही होता है आपातकाल लागू करने का अधिकार। आपातकाल का प्रावधान भाग 18 में है, और 52 से लेकर 60 तक ले 352 से लेकर के 360 तक ले इसका प्रावधान है। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? यह आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन 56 नंबर प्रश्न के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखिएगा 57 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी घटनाओं में एक प्रसिद्ध काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो यह वर्ष पूछा है 1925 में हुआ था, ध्यान रखिए 1925 में। काकोरी परियंत्र जो है आपको ध्यान रखें, कई इनके इसके लिए जो व्यक्ति दोषी पाए गए थे उसको सजा दिया गया था। तो यह सहारनपुर लखनऊ रेलवे लाइन में पड़ता है, सहारनपुर लखनऊ रेलवे लाइन में, ये आपको ध्यान रखें। फांसी की सजा किसको किसको सुनाया गया था? तो ध्यान रखिए राम प्रसाद बिस्मिल को, असफाउल्लाह खान को, और रोशन सिंह को, और राजेंद्र लहड़ी को, इतना ये सबको सुनाया गया था। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, और यह जो व्यक्ति तीनों चारों थे यह किस पार्टी से संबंधित थे? तो ध्यान रखिएगा इनका जो पार्टी था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से इन लोग संबंधित थे। 58 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण कब और किस जेल से भागने में सफल रहे थे? तो यह जो है आपको 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागने में सफल रहे थे। इस दिन दीपावली का समय था, यह प्रश्न पूछा गया है। दीपावली के दिन जो भागे थे और भाग करके नेपाल के एरिया में इन लोग चल गए थे। उसके बाद में है 59 प्रश्न, निम्न में से कौन सा रचना कालिदास के रचना नहीं है? तो कालिदास के दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको देखेंगे तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। किराता तुर्जनम जो है आपको इनका कालिदास की रचना नहीं है। बाकी आपको मालविका अग्नित्रम, फिर उसके बाद में विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना एक कुछ और मैं बताता हूँ, यह भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका जो है ये भैरवी आपको इनका जो है रचनाकार है भैरवी, और यह श्री विष्णु के दरबार में रहा करते थे, कवि थे।
कालिदास है, कालिदास के आपने देखे एक इधर हो गया। फिर उसके बाद में ऋतु संहार, ये भी वो प्रश्न में आया है, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवन, रघुवंशम। उसके बाद में ये सब संस्कृत, कालिदास जो थे संस्कृत के थे। कालिदास के तुलना शेक्सपियर से किया जाता है, कालिदास की तुलना शेक्सपियर से किया जाता है। 60 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा स्थल कहाँ है? बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, यह गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ? तो गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। इसको गुजरात में जो धौलावीरा स्थल है, इसको 2021 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। और इसका जो खुदाई करते हैं या आपको RS बिस्ट के द्वारा 1990 से 92 के बीच में खुदाई किया गया था धौलावीरा को। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान में कौन सा एरिया पड़ता है? तो यह जो है ध्यान रखिएगा, कालीबंगा जो है, कालीबंगा आपको यह राजस्थान में पड़ता है। फिर उसके बाद में हरियाणा में राखीगढ़ी पड़ता है। महाराष्ट्र में है जो आपको दैमाबाद पड़ता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी बिंदु है। आगे प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि मिताक्षरा ग्रंथ की रचयिता निम्न में से कौन है? मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया था। कई बार यह प्रश्न में पूछा गया है, यह आपको ध्यान रखिएगा। तो यह मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया था। और उसके बाद में यह जो है ध्यान रखिएगा, यह कल्याणी के जो विज्ञानेश्वर थे, कल्याणी के चालुक्य वंश के विक्रमादित्य 6 थे, उसके दरबार में यह रहते थे। और जो यह उस समय का कल्याणी के सबसे महान शासक भी थे। बिल्हन आप एक याद रखिएगा अलग से, बिल्हन है ये विक्रमादित्य देव के रचित के विक्रामक देव चरित्रम का रचना किए थे। और यह मनु पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, उसी समय में यह रचित किया गया था। 62 नंबर है, वर्तमान में ब्रिक्स समूह के कुल कितने सदस्य हैं? यानी कि ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 10 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। अब ब्रिक्स से संबंधित कुछ हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले है ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुआ था। कुल जो है सदस्य देश की संख्या अभी वर्तमान में 10 है। जिस समय स्थापना हो रहा था उस समय आपको ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन इसका संस्थापक सदस्य रहा है। प्रश्न कई बार पूछा है। प्रथम शिखर सम्मेलन है 16 जून 2009 का होता है। तो आपको 2009 और 2006 ये दोनों डेट आपको याद रखिए। प्रश्न में दोनों ऑप्शन दिया जाएगा, दोनों ऑप्शन कन्फ्यूजन होकर हमेशा लोग गलत मारते हैं। ठीक है, आपको 10वां देश जो शामिल हुआ 2025 में कौन हुआ है? 10वां देश जो है 2025 में शामिल हुआ है, तो यह इंडोनेशिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में करेंट से रिलेटेड देख लीजिएगा, इसको में ब्रिक्स के जो है 17वां जो है आपको बैठक है, यह 2025 में ब्राज़ील में के रियो डी जेनेरो में हुआ है। 18वां है जो भारत के 2026 में किया जाएगा, यह भारत के द्वारा अध्यक्षता इसका किया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। 63 नंबर प्रश्न है, बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप का अवधि क्या रहा है? तो यह इसका अवधि पूछा गया है। तो इसके अवधि आपको ध्यान रखिएगा 2023 से लेकर के 2028 तक रहेगा। और यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 64 नंबर में है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार में चीनी का उत्पादन का कितना हुआ था? तो यह आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 38.77 लाख क्विंटल हुआ था। डी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आगे के प्रश्न है, फिर देखिएगा 65 नंबर है, ब्रिक्स के वर्ष 2024 शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था? देखिए 2024 में आपको जो हुआ था रूस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर है, आपको यह जो है मैथ का प्रश्न हो जाएगा, इसके लिए आपको 18 ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर है, अभी मैथ है, इसके लिए आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 0.48 हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 68 नंबर प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है? 2 पॉइंट आपको याद रखना है साथियों, एक व्यवहार करता है और एक है जो किसकी तरह दिखता है, दोनों याद रखिएगा। सबसे पहले व्यवहार करता है, तो यह आपको अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और वही है किसके तरह आपको दिखाई देता है? तो यह उत्तल लेंस की तरह दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस की तरह दिखाई देगा लेकिन व्यवहार करेगा अवतल लेंस की तरह। ठीक है, आगे देखिएगा 69 प्रश्न है, यदि किसी बल्ब पर 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? उसका प्रतिरोधक जो होगा आपको इसके लिए आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 484 ओम इसका होगा। इसको निकालने का तरीका मैं बताऊं तो इसका निकालने का तरीका पावर होता है, पावर बराबर V के स्क्वायर बटे R होता है, ध्यान रखिएगा। जहां पावर और R है प्रतिरोधक दिया है, V जो है वोल्ट दिया गया है, इस पर आप बैठा लीजिएगा, आपको सही जवाब आ जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है,
70 नंबर में है टेरिलिन। टेरिलिन किसका बहुलक है? टेरिलिन है जो आपको किसका बहुलक है ये आपको बताना है। इसके लिए सही जवाब आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिए, बी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा 70 नंबर के लिए। 71 नंबर प्रश्न है, विभिन्न ग्रंथ और उसके द्वारा जो है विभिन्न ग्रंथि और उसके द्वारा स्रावित एंजाइम या रस है उसको मिलान करना है। तो आपको देखिए कौन किसके जो है आपको किसके द्वारा स्रावित होता है बताना है। तो लार ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा। लार जो है लार है आपको टाइलिन, ध्यान रखिए। लार जो है टाइलिन यानी या इमाइलेज भी उसको कहा जाता है, स्रावित करता है। अमाशय है आपको पेप्सी नामक एंजाइम स्रावित करता है। यकृत से आपको पित्ताशय पित्त रस निकलता है और अग्न्याशय से अग्न्याशय रस निकलता है। इसके अनुसार जो है आपको प्रश्न ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आगे का प्रश्न है 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है साथियों, ऑक्सीजन का परमाणु O का ग्राम परमाणु भार 16 ग्राम है, तो ऑक्सीजन गैस O2 के ग्राम अनुभार कितना होगा? इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा 32 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 32 ग्राम हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 72 नंबर के लिए। 73 नंबर प्रश्न है, रॉकेट प्रणोदक न्यूटन के किस नियम के आधार पर? ये प्रश्न आपको ऑलरेडी पहले भी आपको करा चुके हैं। तो यह न्यूटन के तीसरा नियम पर कार्य करता है और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, दोनों इसमें लागू होता है, ध्यान रखिएगा। यह तीसरा नियम क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होता है, उसके अनुसार यह कार्य करता है। न्यूटन के पहला नियम अगर देखें तो इसमें जड़त्व से संबंधित है। दूसरा नियम में बल की परिभाषा निकलता है, ए बराबर ए में, ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, दो वस्तु के बीच में आकर्षण बताया जाता है। 74 नंबर है, कथन और कारण से आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, अनिवार्य रहता है। देखिए, सभी सर्परीप ठंडे रक्त वाले होते हैं, उसका कारण में बताया कि छिपकली एक सर्परीप है और यह अपने शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलती है। देखिए, ये बिल्कुल दोनों सत्य है और ए है ना, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ना ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के कान कितनी आवृत्ति तक ध्वनि सुन सकता है? यानी कि श्रव्य प्रास जो है मनुष्य के सुनने के कितना है, ये आपको बताना है। देखिए, आपको तीनों पॉइंट याद रखिएगा, आगे जब भी प्रश्न आएगा तो इसका आपको नहीं छूट पाएगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न के लिए 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तो जो है यहाँ तक मनुष्य को सुनने की शक्ति होता है, सुन सकता है, इस ध्वनि को सुन सकता है। अब यही देख लिया जाए, आपको इससे ऑप्शन ए में दिया है 20 हर्ट्ज है, हर्ट्ज से कम अगर रहेगा ध्वनि तो उसको कौन सुन सकता है या फिर उसको क्या कहा जाता है? कई बार प्रश्न में आपको इस बार से इस तरह से भी आया है। तो सबसे पहले कि अश्रव्य जो 20 Hz से भी कम रहेगा तो उसको कहा जाता है अश्रव्य तरंग, यानी कि सुना नहीं जा सकता है। और इसको सुनने के लिए ना हम लोग तो नहीं सुन सकते, मनुष्य के कान नहीं सुन सकता है, लेकिन हाथी और व्हेल मछली है ना, इसको सुन सकता है। एक हो गया, अगर 20 से कम रहेगा तो हम लोग नहीं सुन सकते, मनुष्य नहीं सुन सकता है, उसको अपश्रव्य कहा जाता है, जिसको सुना नहीं जा सकता है। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, उसको सुना जा सकता है, तो इसको श्रव्य तरंग कहा जाता है। और 20,000 हर्ट्ज से देखिएगा, सी ऑप्शन में है, 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक अगर रहेगा ध्वनि का प्रास तो यह प्राश्रव्य ध्वनि कहलाता है। और इसको जो है ना ऊपर सुनने के लिए कुत्ते, चमगादड़ और जो है डॉल्फिन मछली, यह इसको सुन सकता है, लेकिन हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इतना आपको ध्यान रखिएगा। और इसका उपयोग करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग सोनोग्राफी में किया जाता है, इस ध्वनि का प्रयोग। आगे देखिएगा, 76 नंबर प्रश्न है, यदि किसी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका संवेग भी आपको दोगुना हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको 76 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब है साथियों। 77 नंबर प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में आपको फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक हो या बिच्छू का डंक हो तो इसमें फॉर्मिक यानी कि मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ जैसे याद रखिए, जैसे है जो आपको एसिटिक अम्ल है, सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल है, दही या पनीर या दूध में पाया जाता है। मौलिक मौलिक अम्ल है, आपको ध्यान रखिएगा, यह आपको सेव में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल है, यह खट्टे फल या नींबू में पाया जाता है। आगे देखिएगा, 78 नंबर प्रश्न है, सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोशिका का सिद्धांत है ना स्लाइडेन और शवान ने दिए थे। ए ऑप्शन आपको 78 नंबर के लिए सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा, स्लाइडेन और शवान दोनों जो थे जर्मन के वैज्ञानिक थे। ये भी आपको प्रश्न में कई बार आया है, किस देश के वैज्ञानिक थे? तो जर्मन के वैज्ञानिक थे। और तो सभी जीव जो है इस सिद्धांत दो को दिए, खासकर दो सिद्धांत याद रखिएगा। सभी जीवित जीव है ना एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर के बना होता है, या फिर कोशिकीय जीव में सबसे बुनियादी इकाई कोशिका है, जो जीव के लिए सबसे बुनियादी इकाई माना जाता है। उसके बाद में आपको देखिएगा, जेम्स वाटसन दिया गया है, जेम्स वाटसन और क्रिक दिया गया है बी ऑप्शन में। तो इन्होंने है ना DNA के डबल
हेलिक्स मॉडल दिए थे 1953 में, ये भी याद रखिएगा। और रॉबर्ट हुक है आपको सी ऑप्शन में है, इसको याद रखिएगा। तो यह पहले देखा भी था और नामकरण, यानी कि कोशिका के जो है पहले देखा भी था और नामकरण करने वाला व्यक्ति था, 1665 में किया था। आगे देखिएगा 79 प्रश्न है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि यह किससे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि है, इसको आपको पीयूष ग्रंथि के तौर पे या प्यूटरिटी ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। इससे संबंधित और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर जाने तो देखिए, सबसे पहले इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और इससे है थायराइड नामक थायराइड उत्तेजक हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन, थायराइड से थायरॉक्सिन निकलता है, भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में यह नियंत्रण करता है ना, पीयूष जो पीयूष ग्रंथि है इसको में आपको थायरॉक्सिन उत्तेजक हार्मोन निकलता है, यह नियंत्रण करता है। तो ध्यान रखिएगा, यह हार्मोन वृद्धि, उपापचय, तनाव, प्रतिक्रिया, प्रजनन और जल संतुलन को यह नियंत्रित करता है। लेकिन पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करने वाला जो है देखिएगा, यह हाइपोथैलेमस होता है, यह आपको उसको नियंत्रण करने, पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के भी नियंत्रित करता है और शरीर को तापमान को नियंत्रित करने में दोनों को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। शरीर को तापमान नियंत्रण में प्रश्न पूछा गया है, यह आपको भी आई है, ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथि जो है आपको थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करता है और जो आपको चयापचय की क्रिया को नियंत्रित करता है। अधिवीरिक ग्रंथि, ध्यान रखिएगा, अधिवीरिक ग्रंथि पी ऑप्शन में है, इससे जो है यह किडनी के ऊपर होता है और इससे है एड्रोनिल नामक करके जो हार्मोन स्रावित होता है। और एक अग्न्याशय ग्रंथि है, अग्न्याशय ग्रंथि डी ऑप्शन में है, इससे इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है, जो रक्त को शुगर के जो है शर्करा को नियंत्रित करने का काम करता है, खास करके इंसुलिन। ध्यान रखें। 80 नंबर प्रश्न है, 9 मई 2025 को किन योजनाओं को 10 वर्ष पूरा होने जा रहा है, हो गया? तो आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इनमें सारी जो ऑप्शन दिया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये सबको आपको 10 साल पूरा हो गया 9 मई 2025 को। आगे के प्रश्न है 81 नंबर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रौद्योगिकी दिवस है आपको 11 मई को मनाया जाता है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इसके लिए ध्यान रखिएगा। और जो 11 मई को कब से मनाया जा रहा है, आपको यह प्रश्न पूछ दिया जाए तो 1998 से मनाया जाता है। यह पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, उस समय से ही इसको मनाया जाए। इसका थीम जो 2025 का थीम अगर याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का, तो नवाचार के माध्यम से सतत जो है, सतत ये आपको विकास, सतत है जो आपको सशक्त बनाने की, भविष्य का सशक्त बनाने की बात करता है। 22 मई ऑप्शन में आपको तो दिया नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के तौर पे मनाया जाता है 2025 में। इसका जो थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास की बात करता है। 9 मई आपको दिया गया है डी ऑप्शन में, आगे भी प्रश्न आएगा इससे संबंधित, ध्यान रखिएगा। तो 9 मई जो है आपको विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है और यह मनाया जाता है किस कब से उपलक्ष्य में? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो नाजी के जर्मन पर सोवियत संघ का जो जीत का जो प्रतीक है, इसमें आपको विजय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। 82 नंबर प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह वर्तमान में आपको केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 82 नंबर प्रश्न के लिए। वही 83 नंबर प्रश्न है, 12 मई 2025 को विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो खेलते हुए कितने शतक बनाए थे? बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 7 शतक बनाया गया था इनके द्वारा। 84 नंबर प्रश्न है, 84 नंबर में है, सेंगा ट्रेन किस देश के विकसित सशस्त्र मानव रहित हवाई प्रणाली बनाया है? तो यह तुर्की ने बनाया था। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 84 नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 84 बाद 85 नंबर है। 85 नंबर में आपको दिया गया है, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानव प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान से देखिएगा। कई बार यह प्रश्न में आया भी है, इसको भी आप लगा लीजिए और नोट कर लीजिए। सबसे पहले है कि इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा 2008, ध्यान रखिएगा 2008 इसके लिए आपको सही जवाब होने वाला है। डी ऑप्शन सही जवाब है 2008। इसको डिटेल कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले है कि ध्यान रखिए, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण से यह अधिनियम अगर पूछ दिया जाए तो यह 2006 के अधिनियम में आया था। और कब से शुरू हुआ है?
तो आपको 2008 से शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान रखिएगा। स्थापना में दे दिया जाए तो 5 सितंबर 2008 से शुरू हुआ है। और कौन सा अधिनियम के, तो 2006 में अधिनियम आया था, उसके माध्यम से इसका स्थापना किया गया है। इसका स्थापना है आपको किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका शॉर्ट में देखेंगे तो FSSAI होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। आपको एग्जाम ओरिएंटेड बहुत अच्छा पॉइंट था, इसलिए मैं आपको बता दूँ। 86 नंबर प्रश्न है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र में सघन वन का लाभदायक है। सघन वन है किस लिए लाभदायक है, तो यह जड़ी बूटी के लिए, ध्यान रखिएगा, जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है। 87 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ तट समांतर स्थित है, तो ये कौन किसके समांतर स्थित है, तो यह पूर्वी समांतर स्थित है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 87 नंबर प्रश्न के लिए। 88 नंबर में है, हरमुज जल संधि जोड़ती है। हरमुज जल संधि जो है आपको ओमान की खाड़ी और पार्सियन खाड़ी को जोड़ती है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। 89 नंबर प्रश्न है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। सबसे पहले आपको देखिए ब्राज़ील की मुद्रा से भी आपको यह प्रश्न पूछा गया है, तो ब्राज़ील का मुद्रा जो होगा आपको ब्राज़ीलिया रियाल हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो देश है उसका देश, राजधानी और मुद्रा को चर्चा करें तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है रूबल दिया गया है। तो रूबल देखिएगा, यह जो है आपको ध्यान रखिएगा, यह रूस का है, रूस का राजधानी मॉस्को है और उसका जो मुद्रा है रूबल है। उसके बाद में है आपको सी ऑप्शन में दिया गया है, सी वर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इसका सही नाम वीर होता है, वीर, ध्यान रखिए वीर होता है। तो यह जो है इथोपिया है, इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। इथोपिया देश राजधानी आदिस अबाबा और वहाँ की मुद्रा कुछ है वीर है। उसके बाद में आपको याद रखिएगा सऊदी अरब, उसका राजधानी रियाद है और वहाँ की मुद्रा रियाल है। डी ऑप्शन वाले, ठीक है। आगे देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, ईपीग्राफी किसका अध्ययन करता है। ईपीग्राफी में जो है आपको शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। कुछ और देख लेते हैं, जैसे में आपको मानचित्र दिया गया है ऑप्शन ए में। मानचित्र का अध्ययन है जो आपको कार्टोग्राफी के द्वारा किया जाता है। शिलालेख का जो ईपीग्राफी के द्वारा किया जाता है। स्थलाकृतियाँ जो है ना, ध्यान रखेंगे, यह टाइपोग्राफी के द्वारा अध्ययन किया जाता है। स्थलाकृतियाँ सी ऑप्शन में है, टाइपोग्राफी के द्वारा किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन है जो न्यूमेस्टिक द्वारा किया जाता है। आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न है, भूटान की राजधानी कहाँ है। भूटान की राजधानी कहाँ है, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा भूटान की राजधानी आपको कहाँ है, तो इसके लिए आपको सही जवाब है थिम्पू। ध्यान रखिए थिम्पू, और सारे ऑप्शन में है उसके लिए मैं बताऊं तो देखिएगा भूटान की थिम्पू, और वहाँ की जो मुद्रा होती है न्यूगिल्यूट्रम हो जाता है। नेपाल है, नेपाल की राजधानी है जो काठमांडू हो जाता है और वहाँ की मुद्रा रुपया हो जाता है। फिर उसके बाद में जो है आपको बांग्लादेश है, बांग्लादेश का ढाका हो जाता है और वहाँ की मुद्रा टका हो जाता है, टंका। ध्यान रखिएगा। आगे है 92 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप, तो दिए गए ऑप्शन में आपको बैरन द्वीप जो है आपको भारत में सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप के है। 93 नंबर प्रश्न है, भारत के सबसे बड़ी नमक पानी का झील है। नमक पानी का झील यानी कि चिल्का झील उड़ीसा में है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, खारे पानी का झील भी कह सकता है। 94 नंबर है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, यह उत्तर प्रदेश में किया जाता है। 95 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। देखिए यह प्रश्न, इसको पहले वाला सेट में हमने आपको पूरा डिटेल से बताया था। तो इसमें आपको पवन हो जाएगा, यानी कि वायु है, आपको गैर परंपरा से है। यानी कि परंपरा का मतलब है कि पृथ्वी के सृजन के बाद में एक निश्चित समय के बाद से वो स्टार्ट हुआ, उसको परंपरागत कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, तेल, यह एक परंपरा शुरू हुई, उसके बाद से मिलना स्टार्ट हुआ है। लेकिन गैर परंपरा यानी कि शुरुआत से पवन है, शुरुआत से ही ये है, तो इसको गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में रखा जाता है। 96 नंबर है, भारत की पहली रेलगाड़ी कितनी किलोमीटर की दूरी चलाई गई थी, तो यह आपको 34 किलोमीटर की दूरी चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में। 97 नंबर है, IMF के आंकड़े के अनुसार भारत 2025 में किस देश के पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो यह जापान के छोड़ करके आगे बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, चौथा अर्थव्यवस्था बन जाएगी भारत।
98 नंबर प्रश्न है, 11 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किस राज्य से किया गया है? तो यह आपको सही जवाब हो जाएगा। इसके लिए ध्यान रखिएगा, आपको उत्तर प्रदेश से किया गया है। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। यूनिट में बांट के किया जाए अलग अलग राज्य में, तो ये उत्तर प्रदेश सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन। 99 नंबर प्रश्न है, मई 2025 के रूस के मास्को में आयोजित 80वें विजय दिवस, 80वां जो है विजय दिवस समारोह, भारत के प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? भारत के प्रतिनिधित्व है आपको संजय सेठ कर रहे थे। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 99 नंबर के लिए। और आज का अंतिम नंबर 100 नंबर अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर प्रश्न है, भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेसवाश चलाया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली में, ऑप्शन ए आपको सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ में आज का प्रश्न का सेशन समाप्त हो गया है। मिलेंगे अगले सेट में। वीडियो के अभी तक लाइक नहीं तो लाइक करके वीडियो को लिंक को कॉपी करके फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप आप चलाते हैं उसको में शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी भी प्रकार की सजेशन है तो कमेंट करके आप जरूर हमें बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।